चैप्टर 26 समुद्र तट पर लड़ाई। बरसात का मौसम आया और डिक घर की छत पर अचानक आए छेद को ठीक करने में व्यस्त हो गया। बारिश बीत गई और द्वीप पहले से कहीं ज्यादा हरा भरा हो गया और पक्षी संभोग की तैयारी करने लगे। दक्षिणी चट्टान पर अपनी छड़ी पर लेटे हुए नान पर मौसम और थकान के लक्षण दिखने लगे थे। उसके मुकुट पर बैठे हुए गुलों ने एक सफेद धब्बा छोड़ दिया था जो उसकी सुंदरता में इजाफा नहीं कर रहा था, और हवाएं, जो पौधे को हमेशा झुकाती और सीधा करती रहती थीं, ने उसके सिर को ढीला कर दिया था जिससे वह थोड़ा हिल रहा था। कभी कभी क्लिक क्लॉकिंग की आवाज कर रहा था, मानो वह अधीरता से अपनी जीभ चटका रहा हो। लेकिन हर चीज का अपना समय और मौसम होता है, और अगर वह नारियल के पेड़ों और पुराका पैच के बजाय लैगून का देवता होता तो उसे पता चल जाता कि कैरोलिन में जहरीला मौसम आ गया है। उनके पास मछली के तालाब थे जिनमें वे बुरे समय में काम चला लेते थे, लेकिन ये तालाब की मछलियां कभी भी समुद्र से आने वाली ताज़ी मछलियों जितनी अच्छी नहीं होती थीं, और साहसी लोग कभी कभी असली मछली के पीछे लंबी दूरी तय कर लेते थे और अपने साथ आग नहीं ले जा पाने के कारण पकड़ी गई मछलियों को कच्चा ही खा जाते थे। एक कच्ची समुद्री मछली एक पकी हुई तालाब की मछली से बेहतर होती है, उनके बीच एक कहावत थी। और एक सुबह जब डिक केले की तलाश में पूर्वी समुद्र तट पर नाव लेकर गया तो कहावत सच साबित हुई। उसने अपने केले सुरक्षित करके रेत पर रख दिए थे जब अचानक उसे चट्टान पर गॉलीवॉग को देखने का विचार आया। वह नाव चलाकर आगे बढ़ा और जैसे ही वह मूंगे पर उतरा, समुद्र के उस पार उसे एक डोंगी दिखाई दी। ये कटाफा की डोंगी से लंबी थी, ये चट्टान की ओर खड़ी थी, और जब उसमें सवार व्यक्ति ने उसे देखा तो पानी के पार एक चीख आई जो चादर के फटने जैसी भयंकर और तीखी थी। डिक ने इंतजार नहीं किया, वह नाव में बैठ गया। नाव को उस जगह ले गया जहां एक ओए पेड़ पानी के ऊपर उभरा हुआ था, समुद्र तट की रेत से थोड़ा आगे, और नाव को उसकी शाखाओं के नीचे छिपा दिया। फिर वह पेड़ों के पास गया। वह केले भूल गया था, वे रेत पर पड़े थे, सूरज को पुकार रहे थे, और अब उन्हें सुरक्षित करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि नाव लैगून में आ रही थी। पाल को बांध दिया गया था और चप्पू चमक रहे थे, और डिक शाखाओं के बीच से झांककर चार नाव चलाने वालों के रूप और चेहरे देख सकता था। कैटफा के चेहरे से बिल्कुल अलग भयंकर चेहरे और महोगनी की तरह भूरे और पॉलिश किए हुए रूप। नाव ने ब्रेक को पार किया और लैगून की शांत लहरों को पकड़ लिया। अब चप्पू बमुश्किल पानी को छू रहे थे। एक स्टोट की तरह फिसलती हुई और खामोश नाव आगे बढ़ी। चप्पू चलाने वालों के चेहरे दाएं बाएं बाएं दाएं मुड़ रहे थे। आंखें दिख रही थीं जो धनुष चप्पू की छाती पर शार्क के दांतों के हार की तरह सफेद थीं। धनुष रेत से टकराया, दो आदमी कूद पड़े, केलों की ओर बढ़े, उन्हें पलटा और चिल्लाए। गुच्छे काटे जा चुके थे, किसी भूत ने ऐसा नहीं किया था, और इस तथ्य के बारे में आश्वस्त होकर चर्चा शुरू हुई। समुद्र तट पर मौजूद लोग डोंगी में बैठे लोगों को चिल्लाकर कह रहे थे कि वे उतर जाएं, लेकिन नाविक बहुत डरपोक थे। जमीन पर वे नहीं। यह अच्छी तरह से जाना जाता था कि इस समुद्र तट पर प्राचीन लोगों और युद्ध में मारे गए लोगों की आत्माएं रहती थीं। वे निहत्थे थे, उनकी संख्या बहुत कम थी। वे अगले मौसम में और लोगों के साथ आएंगे जो उनका पीछा करेंगे। तो फिर हे श्रू लुमिनाई के पुत्र, तुम स्वयं जाकर वृक्षों में खोज करो, कठोर नाविक ने चिल्लाकर कहा। यदि डरने की कोई बात नहीं है तो फिर डरना किस बात का? कुत्ते, श्रू चिल्लाया। वह झुका, केले के दो गुच्छे उठाए और उन्हें लेकर नावों की ओर मुड़ा। वे आ रहे हैं, डोंगी वाले चिल्लाए। डिक पेड़ों से उछलकर नीचे उतर आया था। उसके कीमती केलों को उससे छीने जाने की घटना से वह भयभीत हो गया था। चीते की तरह फुर्तीला, रबर की तरह लचीला, वह लगभग श्रू पर ही था जब दूसरे आदमी ने उसे पकड़ लिया, ठोकर खाए, उसके साथ गिर गया और नाक पर वार होने से एक पल के लिए नीचे गिर गया। फिर जैसे ही डिक अपने पैरों पर खड़ा हुआ, श्रू ने उसे लगभग पकड़ लिया। किरनी हमेशा डिक के बाल काटता था, और किरनी के गायब होने के बाद से जब भी डिक के बाल बहुत लंबे हो जाते थे तो वह खुद ही अपने बाल काटता था, और इस काम के लिए वह लेस्ट्रेंज के फोल्डिंग मिरर का इस्तेमाल करता था।
श्रू ने उसे बालों से पकड़ रखा था और बाल पकड़ के लिए सिर्फ 1 इंच छोटे थे, लेकिन चोट पहुंचाने के लिए काफी लंबे थे। लात मारने पर कुत्ते की तरह दर्द से चीखते हुए डिक ने वार किया और श्रू गिर गया। बिजली की तरह तेज वार थोड़ी के ठीक नीचे किया गया था। श्रू एक डंडे से वार किए गए बैल की तरह गिर गया और अगले ही पल डिक, दोनों हाथों में केले का डंठल लिए, पेड़ों की ओर भाग रहा था, अपने पीछे गुच्छों को खींचता हुआ और पत्तियों के बीच गोता लगाता हुआ। उसने केले बचा लिए थे, लेकिन वह अभी भी युद्ध के लिए तैयार था। उसके मन में क्रोध भर गया था और एक अजीब कस्तूरी की गंध थी। ये श्रू, नारियल के तेल और कनक की मिश्रित गंध थी। गंध ने उसके क्रोध को और भड़का दिया। एक टेरियर की तरह जो बेजा की गंध को पहचान लेता है, उसने पत्तों से अपना सिर बाहर निकाला, अपनी जाति के हथियारों से लैस होकर फिर से लड़ाई के लिए तैयार, लेकिन श्रू उठ नहीं पाया था। श्रू वहीं पड़ा था जहां वह गिरा था। दूसरा आदमी उसके ऊपर झुका हुआ था और उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, जो डोंगी में बैठे लोगों से बातें कर रहा था और रो रहा था, जो समुद्र तट से थोड़ा दूर चले गए थे। उनकी आवाज़ें समुद्री गल्स की झनकार की तरह उसकी आवाज़ में मिल गई थीं। तियाको मातादी है मतदी। हवा के झोंके से टूटे फूटे वाक्य उभरकर सामने आए। ये कटफा की भाषा थी। वे चट्टान और हवा के बारे में क्या कह रहे थे? श्रू के साथ क्या मामला था? तभी डिक ने देखा कि झुकी हुई कनक उठ खड़ी हुई, पानी में से दौड़ी और डोंगी पर चढ़ गई। चप्पू चमकने लगे और नाव का अगला हिस्सा ब्रेक की ओर मुड़ गया। वे श्रू को छोड़ रहे थे, जो अभी भी रेत पर हाथ फैलाए लेटा हुआ आसमान की ओर देख रहा था। अब इसका क्या मतलब हुआ? डिक को जाल के बारे में सब पता था, जंगल के बड़े मकड़ी के जाल से लेकर उस जाल तक जिसे उसने और केरनी ने चट्टान पर क्रेफिश पकड़ने के लिए बनाया था। वो एक मछुआरा था और समुद्री जीवों के तरीकों को जानता था, जो सतर्क रहते हुए और काटने के लिए इंतजार करते हुए नींद का आभास देते हैं। वह पूरी तरह से बहादुर था, फिर भी मूर्ख नहीं था और विकास की प्रतीक्षा में पत्तियों के बीच रहता था। उसे श्रू का कोई डर नहीं था, लेकिन उस चीज का बहुत डर था जिसे वह नहीं समझता था। डोंगी में बैठे साथी भी उसी जुनून में थे। वे अचानक किसी ऐसी चीज पर आ गए थे जिसे वे नहीं समझते थे और उनके चप्पुओं से झाग निकल रहा था। वे आगे बढ़ गए, चप्पू घूम रहे थे और नाव की कतरनी लहरें लैगून की नीली साटन सतह पर उनके निशान बना रही थीं। ब्रेक के समय उन्होंने क्रोध से भरी अपनी आवाजें सुनी। करा करा करा, युद्ध युद्ध युद्ध। चीख समुद्री पक्षियों की झनकार जैसी आई और वे चले गए। डिक ने देखा, वो खड़ा था। वो अपनी एड़ियों पर बैठा हुआ, उकड़ू बैठा हुआ था और देखता रहा। केले सुरक्षित थे और इस तथ्य पर वह संतुष्ट होकर बैठा था जैसे कि वो किसी मीनार के शीर्ष पर बैठा हो। उसकी आंखें समुद्र तट पर आदमी से लेकर दरार के उद्घाटन तक और वहां से चट्टान तक और फिर वापस जा रही थीं। वो वहां बैठकर तब तक देखता रह सकता था जब तक कि श्रू सड़ न जाए। लगभग वो इन अजीब लोगों के हाथों में खेलने के अलावा कुछ भी करने में सक्षम था, जो उसके पहले दुश्मन थे, जो पहले लुटेरे थे। कभी कभी समुद्र तट पर आदमी हिलता हुआ दिखाई देता था, लेकिन ये केवल उसके ऊपर पड़ी गर्मी से हिलती हवा थी। अब चट्टान से एक चीख सुनाई दी, जैसे कि डोंगी वाले बाहरी समुद्र तट से वहां उतरे हों और उसे धमका रहे हों। नहीं, ये केवल एक समुद्री पक्षी था। तभी रेत के ऊपर से एक छाया गुजरी और एक विशाल शिकारी गूल समुद्र तट पर चक्कर लगाता हुआ लैगून के पार चला गया, वापस लौटा और रेत पर बैठ गया। श्रू निम्न ज्वार चिन्ह के निकट पहुंच गया था और विशाल गूल क्षण भर विश्राम करने के बाद कठोर रेत पर उछल उछल कर उसकी ओर आया, रुका और जैसे भयभीत हो उड़कर अपनी मूल स्थिति में लौट आया। वह आदमी से नहीं डरता था, लेकिन उसने डिक को महसूस किया और किसी ऐसी चीज के सामने घबरा गया जिसे वह नहीं समझ पाया था। फिर हिम्मत जुटाते हुए वह उठा और आदमी की छाती पर झपटा, अपने पंखों को थोड़ा फैलाया, खुद को स्थिर किया और फिर अपनी खंजर जैसी तीखी चोंच को पसलियों के ठीक नीचे पेट में मारा। प्लोंग! गिराए गए पत्थर की तरह एक और बड़ा गूल आदमी के गले पर झपटा, खुद को स्थिर किया और हमला किया। एक आंख निकाल ली। डिक अब जानता था कि श्रू गिनती से बाहर हो चुका था,
जैसे बड़ी मछलियां जब अकड़ जाती हैं, और वह जानता था कि उसने उसे एक झटके में ही गिरा दिया था। वह केलों को अपने पीछे खींचता हुआ बाहर आया, पक्षी उड़ गए, और डिक ने शव के पास जाकर उसे अपने पैर के अंगूठे से छुआ। टूटी गर्दन वाला जीव अब तख्त की तरह सख्त हो गया था, और उसका हत्यारा उसे देख रहा था। अब वह लड़का नहीं, बल्कि एक आदमी था। डिक को मौत के बारे में कुछ भी नहीं पता था, सिवाय मछलियों, ईल, झींगुरों और केकड़ों पर पड़ने वाले उसके असर के। इनमें से कुछ ने उससे उस बड़ी ईल की तरह लड़ाई की जिसे उसने 1 महीने पहले लैगून के उत्तरी हिस्से में पकड़ा था, और जिसे उसने वैसे ही मार डाला था जैसे उसने स्रू को मारा था, जो लेमिनाई का दूसरा बेटा था, जिसे काटाफा ने बिना किसी इरादे के और किस्मत के जरिए मौत के घाट उतार दिया था। उसने फिर से अपने पैर के अंगूठे से शव को छुआ। फिर अपने कीमती केलों को उठाकर वह उन्हें नाव की शाखाओं में छिपाकर नाव में ले गया और उन्हें लेकर चल पड़ा। जैसे ही उसने केप को मोड़ा, उसे बड़ी बड़ी गल्स की झगड़ती हुई आवाज सुनाई दी, जो डोंगी चलाने वालों की आवाज़ों की तरह तीखी और भयंकर थी। कोई भी व्यक्ति यह कल्पना कर सकता था कि यह हवा में उठती गिरती उनकी आवाज़ें हैं। कारा, 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 युद्ध, युद्ध, युद्ध।